आईएसआई के अंदर ट्रेंड करके हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं करना, ये बीएन संधू को काम दिया गया था आईएसआई। बीएन संधू एक खालिस्तानी लीडर, तो पंजाब में जो भी हिंसा चल रही थी ये सारा किसके इशारे में चल रही थी? बीएन संधू का। और बीएन संधू का सिर्फ एक ही काम था कि पंजाब के भटके हुए बेरोजगार लड़कों को कनाडा बुलाना। अवतार सेठी एक हिंदुस्तानी पंजाबी जो एक बड़ा बिजनेस टाइकॉन था, जिसका एक ही काम था आईएसआई की मदद करना ताकि हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैले। और इससे एक साल पहले ही सोफिया ने एक आईएसआई एजेंट को हनी ट्रैप करवाया और उसे पॉइजन देके खत्म करवाया। मोहन नारायण बोलते हैं तू साला यहाँ आके ये बोल रहा है कि भारत सरकार तुझे परेशान कर रही है, तू ये नहीं बता रहा कि तूने 4 पुलिस वालों को तू मार के यहाँ रखा है। आज जो भी पंजाब के अंदर जो भी खालिस्तान मूवमेंट चल रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं अब्दुल खान का हाथ है। और अब्दुल खान को कौन सपोर्ट कर रहा है? उस टाइम के आईएसआई चीफ अब्दुल अख्तर रहमान। कैसे हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जा सके, इसके लिए आईएसआई को कई बड़ी वॉर इंडस्ट्री पैसा देती है, बड़े बड़े देश पैसा देते हैं। और हिंदुस्तान ने बोला था कि तुम अगर हमारे देश के खिलाफ गलत सोचोगे, गलत करोगे, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं या वादा करता हूं कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे। यार अब दुनिया के अंदर बहुत ऑपरेशन सुनते हैं, मोसाद, CIA, MSS, ISI, लेकिन यकीन मानो आज का ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे बेहतरीन एजेंसी का नाम है रिसर्च एंड एनालाइज विंग। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरे विश्व को हिला दिया था यार। और हिंदुस्तान ने बोला था कि तुम अगर हमारे देश के खिलाफ गलत सोचोगे, गलत करोगे, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं या वादा करता हूं कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे। या 4 नवंबर 1984 को एक कोड है संजीव जिंदल, ये RNW का कोड है यार। तो इनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है पेरिस में, और ये इंफॉर्मेशन पढ़ते ही ये शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के अंदर था अब्दुल खान की डिटेल। यार वो अब्दुल खान जिसे 3 दिसंबर 1983 से हमारे कोच संजीव जिंदल लगातार ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपना एक एजेंट बनाया था MI5 के अंदर, जिसका कोड था क्लार्क ली। और क्लार्क ली को इन्होंने एक ही काम दिया था, सिर्फ अब्दुल खान के ऊपर नजर रखना, अब्दुल खान के ऊपर इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, इंफॉर्मेशन सिर्फ जिंदल तक पहुंचाना। यार मैं आपको ये जो भी नाम बोल रहा हूं ये सिर्फ कोड्स हैं। यार संजीव जिंदल को जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सीधे हिंदुस्तान आते हैं, दिल्ली में हमारे RNW के सीनियर कोच अनुज भारद्वाज को मिलते हैं और पूरी डिटेल शेयर करते हैं कि सर अब्दुल खान इस टाइम इंग्लैंड के सेफ हाउस में रह रहे हैं और उसको ब्रिटेन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, और वो ब्रिटेन की धरती से लगातार हिंदुस्तान में आतंक फैला रहे हैं। आज जो भी पंजाब के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी खालिस्तान मूवमेंट चल रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं अब्दुल खान का हाथ है। और अब्दुल खान को कौन सपोर्ट कर रहा है? उस टाइम के आईएसआई चीफ अब्दुल अख्तर रहमान। और वो बोलते हैं कि सर ये जो अब्दुल खान है ना, इसने ब्रेन वॉश कर दिया है बीएन संधू का। बीएन संधू एक खालिस्तानी लीडर, जिसके ऊपर हिंदुस्तान में कई आतंकवादी गतिविधियों के केस चल रहे थे। पंजाब में जो भी हिंसा चल रही थी ये सारा किसके इशारे में चल रही थी? बीएन संधू का। और बीएन संधू का सिर्फ एक ही काम था कि पंजाब के भटके हुए बेरोजगार लड़कों को कनाडा बुलाना, नौकरी का लालच देना, और इन्हें क्या करना, आईएसआई के अंदर ट्रेंड करके हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं करना। ये बीएन संधू को काम दिया गया था आईएसआई का। तो सब कुछ सुनने के बाद अनुज भारद्वाज उसको बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन दिल्ली के अंदर बहुत सारे उस टाइम ऐसे नेता हैं जो विदेशी धरती में कोविड ऑपरेशन या ब्लैक ऑप्स नहीं चाहते, क्योंकि राजीव गांधी को 3 महीने ही हुए थे प्राइम मिनिस्टर बने हुए, लेकिन फिर भी अनुज भारद्वाज उन्हें विदेशी धरती पर कोविड ऑपरेशंस के लिए ग्रीन झंडी दे देते हैं। और यहीं से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ऑपरेशन स्वकेश कहो, ऑपरेशन स्वदेश कहो, ऑपरेशन शोकेस कहो, या ऑपरेशन ब्लैक आइस कहो, ये अलग अलग नाम देती है दुनिया इन्हें। हर बारी एक इन्हें आप एक अलग नाम से सुनेंगे। हमारे संजीव जिंदल क्या करते हैं, इसी ऑपरेशंस के लिए वो एक आदमी को चुनते हैं जिनका कोड नेम था मोहन नारायण। मोहन नारायण उस टाइम प्राग के अंदर रह रहे थे। उन्हें वहां से सीधे इंग्लैंड इंडियन एम्बेसी में एक डिप्लोमेट कवर आईटी में भेजा जाता है, और मोहन नारायण जी को एक ही टास्क दिया जाता है कि तुम क्या करो, क्लार्क ली से कांटेक्ट करो
और हर इंट हासिल करो अब्दुल खान की और बीएन संधू की। और यहाँ पर मोहन नारायण क्या करते हैं, क्लार्क से मिलते हैं इंग्लैंड में जाने के बाद, जो भी एक डिप्लोमेट आईडी में गए थे या एक कवर आईडी में गए थे, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हर इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर मोहन नारायण क्या करते हैं, बहुत जल्दी अब्दुल खान का जो नौकर है तारिक, एक पाकिस्तानी होता है, इसको पैसों का लालच देके इसको बोला जाता है कि हम तेरी पूरी फैमिली को दुनिया के जिस देश में चाहोगे वहां रख लेंगे, ठीक है, और जीवन भर तुम्हें कहीं आईएसआई का थ्रेट नहीं होगा, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तो यार तारिक कुछ एक पैसों के लिए क्या होता है, हमारी आरएनडब्ल्यू के अंदर या मोहन नारायण के साथ क्या कर लेता है, डील कर लेता है। और वो हर इंफॉर्मेशन क्या करता है, मोहन नारायण को देना शुरू कर देता है कि अब्दुल खान से कौन मिलने आ रहे हैं, कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं, उस गाड़ी का क्या नंबर है, कितने आईएसआई के लोग आ रहे हैं, हर डिटेल अब मोहन नारायण के पास मिल रही थी। और ये इंफॉर्मेशन सीधे कहां जा रही थी, हमारे सीनियर कोच संजीव जिंदल, जो पेरिस से इस पूरे ऑपरेशन को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। और तभी क्या होता है, यार जनवरी 1985 में ऑपरेशन लगातार चल रहा है और हमारे संजीव जिंदल क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के वियना में पहुंचते हैं, जहां इन्हें अपना एक पुराना एसेट से मिलना था जिसका नाम था सोफिया। सोफिया सबकॉन्शियस एसेट थी। ये दुनिया का वो एसेट होता है जो अपने देश के लिए काम नहीं करता या दूसरे देश के लिए काम नहीं करता, जिस देश ने उसे काम दिया हो, ये तीसरे देश के अगेंस्ट में काम करते हैं। जैसे संजीव जिंदल हमारे देश के लिए काम कर रहे थे और सोफिया क्या थी, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, तो ये काम कर रही थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट में। क्योंकि सोफिया क्या एक हिस्ट्री की स्टूडेंट थी और वो बहुत नफरत करती थी पाकिस्तान से, उसके एक्टिविटीज से। तो इसी का फायदा संजीव जिंदल ने 3 साल पहले लिया और 3 साल उन्हें एनालाइज किया सोफिया को। और जब उन्हें लगा कि सोफिया उनके लिए काम कर सकती है और एक बेस्ट एसेट हो सकती है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, तो सोफिया तब से संजीव जिंदल के लिए कंटिन्यू इंफॉर्मेशन भी गैदरिंग कर रही थी, ब्लैक ऑप्स भी कर रही थी और कुछ एक ऐसे एजेंटों को भी तैयार कर रही थी जो हिंदुस्तान के लिए काम करें। और इससे 1 साल पहले ही सोफिया ने एक आईएसआई एजेंट को हनी ट्रैप करवाया और उसे एक पॉइजन देके खत्म करवाया। और इसके बाद क्या हुआ, संजीव जिंदल को पता था कि जिस पाकिस्तानी एजेंट को संजीव जिंदल ने ब्लैक ऑप्स में खत्म किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन की परमिशन नहीं दी, तो कहीं ये बात दिल्ली तक ना चला जाए, तो संजीव जिंदल ने धीरे धीरे सोफिया से दूरियां कर ली थी। और आज 2 साल के बाद वो दोबारा सोफिया से मिलने आई। और सोफिया जब उनसे मिलती है तो सोफिया बोलती है कि हाँ, मुझे मालूम है कि आपके प्रोफेशन में ये चीजें, मैं इससे नाराज नहीं हूं। तो जिंदल उनको एक काम देते हैं और जिंदल एक फोटो दिखाते हैं कि ये हरप्रीत आहूजा है और ये कहीं ना कहीं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रह रहा है। और सोफिया को बोलते हैं कि ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम हमारे देश के लिए, तुम कैसे भी इसे ढूंढ कर दो। और इसके बदले उस टाइम $10,000 के आसपास सोफिया को दिया जाता है। और यहाँ से संजीव जिंदल दोबारा पेरिस आ जाते हैं अपने कमांड बेस के अंदर। और लंदन एम्बेसी में अपने मोहन नारायण और क्लार्क ली MI5 का जो एजेंट है वो लगातार अब्दुल खान के ऊपर नजर रख रहे हैं। लेकिन वो एक क्या करते हैं, एक सॉफ्ट टारगेट को एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा सॉफ्ट टारगेट है जो दोबारा हमारे लिए काम कर सके। इसी में से एक नाम होता है हरप्रीत मान। वो हरप्रीत आहूजा था जिसको सोफिया ढूंढ रही है, ये हरप्रीत मान क्या कर रहा था, इंग्लैंड के इमिग्रेशन में आकर बार बार ब्रिटेन गवर्नमेंट को एक अर्जी लगा रहा था कि उसे भारत सरकार से खतरा है और भारत सरकार उसे परेशान कर सकती है, तो उसको इंग्लैंड के अंदर आश्रय दिया जाए या मतलब सिक्योर किया जाए। तो तभी क्या होता है, ये हरप्रीत मान MI5 के क्लार्क ली से मिलता है, टकराता है। तो क्लार्क ली इसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरी सेफ्टी देता हूँ और सरकार से तुम्हारी क्या करूंगा, एक फेवर करवाऊंगा कि इंग्लैंड गवर्नमेंट तुम्हें सपोर्ट करे, तुम कल मुझे मिलो। तो ये बिल्कुल इसको लगता है कि अब बड़ी मतलब दिनों के बाद ईश्वर ने इसकी सुन ली। तो अगले दिन ये क्लार्क ली से जाता है उसकी पहुंच बताई हुई जगह में। जैसे ही पहुंचता है तो मोहन नारायण तो वहां पहले से होते हैं। इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने तरीके से इससे पूछताछ करते हैं। जब इसको लगता है कि यार अब बचने का तो कोई तरीका नहीं है, तो ये पहले ही बोलता है कि सर कि मैं हाँ बिल्कुल, मैं गलती से क्या हो गया था, मैं हरबख्श की बातों में आ गया था। हरबख्श कौन, BN संधू का राइट हैंड या उसका भाई भी कह सकते हैं, चचेरा भाई भी, जिसने भी हिंदुस्तान में बहुत सारे खालिस्तान मूवमेंट करवाए, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, बहुत सारे ब्लास्ट करे। वो उस टाइम क्या है, BN संधू का बहुत खास है। तो ये बोलता है सर मेरी तो मजबूरी थी, मैं गलती से क्या हुआ कि हरबख्श की बातों में आ गया और मैंने पंजाब के अंदर जो भी आतंकवादी गतिविधियां थी वो करी, लेकिन मैं अब इन सब चीजों से निकलना चाहता हूँ। तो मोहन नारायण बोलते हैं तू साला यहाँ आके ये बोल रहा है कि भारत सरकार तुझे परेशान कर रही है, तू ये नहीं बता रहा है कि तूने 4 पुलिस वालों को तू मार के यहाँ रखा है, कई इनोसेंट लोगों को तो यहाँ मार के आ रखा है, और तू आज ये बोल रहा है कि भारत सरकार तुझे परेशान कर रही है। तो हरप्रीत बोलता है कि सर मैं जान बख्श दो। तो यहीं पर मोहन नारायण बोलते हैं बस तेरा एक ही काम है, तू मुझे BN संधू और हरबख्श की हर रिपोर्ट देगा। और यहीं से क्या करता है, ये अपना एक एसेट बना लेते हैं उसको और बोलते हैं तुझे पैसों की भी कोई कमी नहीं आएगी, तेरी पूरी फैमिली को सेटल करने की जिम्मेदारी हमारी है, और उससे कुछ पैसों से भी मदद कर देते हैं। अब यहाँ से हरप्रीत भी क्या करता है, लगातार हरबख्श के ऊपर और BN संधू और अब्दुल खान के ऊपर नजर रखना शुरू करता है और इनकी हर मूवमेंट किसको देता है, मोहन नारायण को। और मोहन नारायण की हर इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचती है, कोर्ट जिंदल तक पहुंचती है और जिंदल सारे के सारे कोर्ट
इन्फॉर्मेशन कहाँ, भारत में, जो हमारे सीनियर कोर्ट अनुज भारद्वाज तक हर इन्फॉर्मेशन को देते हैं। तो धीरे धीरे चीजें चल रही होती है। 3 महीने के बाद 6 अप्रैल 1985 को एक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है संजीव जिंदल तक, जो सोफिया की रिपोर्ट थी कि उन्हें हरप्रीत आहूजा के बारे में पता चल गया, उसकी लोकेशन पता चल गई है। तो जिंदल अगले ही दिन 7 अप्रैल 1985 को सीधे वापस वियना पहुंचते हैं और सोफिया उन्हें बताती है कि यार उसकी तो बहुत बुरी हालत है, हरप्रीत आहूजा की, एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उसके पास पैसे भी नहीं है और बहुत परेशान नजर आ रहा है। तो सोफिया ने हरप्रीत आहूजा से पहले ये कह दिया था कि तुमसे कुछ लोग मिलने आना चाहते हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है और वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए काम करो। तो हरप्रीत आहूजा वेट कर रहा होता है। तो सोफिया संजीव जिंदल को लेकर उनके पास पहुंचती है, हरप्रीत आहूजा के पास, और हरप्रीत आहूजा को बताती है कि यही लोग हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो हरप्रीत आहूजा क्या था, एक इंडियन था, एक पंजाबी लड़का, ये यूएस गया था और अवतार सेट्टी के लिए काम करता था। लेकिन कुछ एक महीने क्या हो गया, ये अवतार सेट्टी की नौकरी को छोड़ के भाग गया और हमारे संजीव जिंदल की लगातार इसके ऊपर नजर थी। ये कहाँ गया संजीव जिंदल को नहीं पता चला। लेकिन आज जब ये 6 महीने के बाद मिला है तो संजीव जिंदल इसको बोलते हैं कि यार देख, हम किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम नहीं करते और हम RNW के एक एजेंट हैं और मुझे पता है कि तू क्यों अवतार सेट्टी के वहाँ से नौकरी छोड़कर भागा। तो रोने लगता, बोलता है सर कि मैं अवतार सेट्टी के वहाँ नौकरी करता था, लेकिन अवतार सेट्टी क्या करता था, कुछ एक गलत लोगों से मिलता था। मैं मानता हूँ कि मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से नफरत करता हूँ, कांग्रेस मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या नहीं हूँ, मैं एक देशद्रोह नहीं हूँ सर। और मुझे लगा कि यार मुझे ऐसे लोगों के यहाँ काम नहीं करना चाहिए। यहाँ संजीव जिंदल उसको बोलते हैं कि देख हरप्रीत, अगर तू काम करना चाहे देश के लिए तो कर सकता है, लेकिन मैं तुझे जबरदस्ती नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें जान का भी खतरा है। लेकिन हरप्रीत को लगता है कि यार नहीं, उसे भी अपने देश के लिए काम करना चाहिए। यहाँ हरप्रीत रेडी हो जाता है काम करने के लिए। तो संजीव जिंदल उसको बोलते हैं कि तुम और सोफिया क्या करो, पति पत्नी बनकर जाओ दोबारा कैलिफोर्निया, वहाँ अवतार सेट्टी से दोबारा मिलो और मुझे अवतार सेट्टी की हर इंफॉर्मेशन, उसकी हर ट्रांजेक्शन मुझे चाहिए। अब यहाँ से क्या होता है, सोफिया और दोबारा हरप्रीत US पहुँचते हैं, कैलिफोर्निया, वहाँ अवतार से मिलते हैं, अवतार सेट्टी से। और अवतार सेट्टी उसको बोलता है भाई तू क्यों चला गया था छोड़कर। तो उसने बताया कि सर कुछ एक प्रॉब्लम हो गई थी घर में, ये वो चीज़ें। तो अवतार सेट्टी वैसे ही परेशान दिख रहा था क्योंकि US गवर्नमेंट ने क्या किया था, पाकिस्तान के कुछ एक बैंकों को क्या कर दिया, बैन कर दिया था। और अवतार सेट्टी इन्हीं बैंकों के थ्रू क्या करता था, BN संधू और अब्दुल खान तक पैसा पहुंचाता था। अवतार सेट्टी एक हिंदुस्तानी पंजाबी जो एक बड़ा बिजनेस टाइकॉन था, जिसका एक ही काम था ISI की मदद करना, BN संधू जैसे आदमी और अब्दुल खान जैसे लोगों को मदद करना, ताकि हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैले। और इस सब के बदले उसे बहुत मोटा पैसा देती थी कौन, ISI। यहाँ हरप्रीत मान हरबख्श की हर एक्टिविटी मोहन नारायण को देता है और इस बार वो कुछ बात रिकॉर्ड कर देता है जिसके अंदर हरबख्श क्या कर रहा है, ब्रिटेन की पाकिस्तान एम्बेसी में काम कर रहे एक डिप्लोमेट से बात कर रहा है जो एक्चुअल में ISI का एक हैंडलर है और डिप्लोमेट की कवर ID में है। और वो डिप्लोमेट उसको बता रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर तुम जितने ज़्यादा रिक्रूटमेंट करोगे या जितने ज़्यादा धमाके करोगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस उतना बढ़ेगा। और ये इन्फॉर्मेशन मोहन नारायण तक आती है और एक बहुत बड़ा एविडेंस था पहली बार ब्रिटेन को दिखाने का कि तुम्हारी धरती से हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार ब्रिटेन को बताया कि तुम्हारी धरती से हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन ने यह कहा कि यह प्रॉब्लम हिंदुस्तान की है, ब्रिटेन के नहीं है। और ब्रिटेन की धरती में ऐसा कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं है जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ये पहला एक बड़ा एविडेंस था। ये इन्फॉर्मेशन भारत के RNW के उस टाइम के चीफ AK वर्मा तक पहुंचती है और AK वर्मा इस इन्फॉर्मेशन को उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को देते हैं कि राजीव गांधी इससे पहले इंग्लैंड गवर्नमेंट से बात करते, हरबख्श और पाकिस्तान का वो हैंडलर गायब हो जाता है। जिस चीज के लिए हमने इतनी मेहनत करी, या ब्रिटेन गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन देते, इससे पहले दोनों के दोनों गायब। फिर हमारी एजेंसी के लिए एक और दिक्कत कि ये लोग कहाँ चले गए। और यहाँ सोफिया और हरप्रीत आहूजा अवतार सेट्टी के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, उसके हर बैंक की डिटेल जिंदल तक पहुंचती है। और एक दिन क्या होता है, ये दोनों के दोनों अपनी सोफिया और हरप्रीत आहूजा अवतार सेट्टी को बोलते हैं कि इनके घर के अंदर एक फंक्शन है और इन्हें घर जाना है। तो अवतार सेट्टी से ये लोग छुट्टी लेके घर चले जाते हैं। और तभी 2 दिन के बाद क्या होता है, इनके दरवाजे के अंदर एक डिप्लोमेट इंडियन एम्बेसी में काम करते हुए जिनका कोट गुप्ता, वो अवतार सेट्टी के पास आते हैं और अवतार सेट्टी को बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान ISI की हर इंफॉर्मेशन अब हमें दो। तो अवतार सेट्टी तो सीधा मना कर देता है, बोलता है भाई मैं एक NRI हूँ, एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ अमेरिका की धरती में, आप जबरदस्ती मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। तो तभी क्या होते हैं, हमारे जो डिप्लोमेट कोड होते हैं गुप्ता, वो एक फाइल सामने रखते हैं जहाँ अवतार सेट्टी की बैंक की हर डिटेल होती है, हर ट्रांजेक्शन होती है, जो ये ट्रांजेक्शन BN संधू और अब्दुल खान तक दे रहा था। ये देखती अवतार सेट्टी शॉक। और गुप्ता यहाँ बोलते हैं कि इतना एविडेंस काफ़ी है तुम्हें अमेरिका की धरती में
फांसी के फंदे तक पहुंचाने की। तो अवतार सेठी को पता चलता है कि यार अब बचने का कोई तरीका नहीं है, तो RNW के साथ क्या करता है, समझौता कर लेता है। यहाँ पर कोर्ट गुप्ता क्या करते हैं, अवतार सेठी को ब्राजील होते हुए, मोरक्को से होते हुए संजीव जिंदल तक लेके आते हैं पेरिस में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस अवतार सेठी के ऊपर ISI की लगातार नजर है। कहीं ISI को ये भनक ना लगे कि ये हमारे RNW के हाथ लग चुका है। जब इसे पेरिस लाया जाता है तो RNW अपने तरीके से पूछता है, तो महज 2-3 मिनट के अंदर ही ये तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है यार। ये बताता है कि किस तरह से ISI क्या करती है, पूरा फंड देती है ताकि खालिस्तानी रिक्रूटमेंट को बढ़ाया जा सके, कैसे हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी गतियों को बढ़ाया जा सके, कैसे टेररिज्म को और बढ़ाया जा सके। इसके लिए ISI को कई बड़ी वॉर इंडस्ट्री पैसा देती है, बड़े बड़े देश पैसा देते हैं, और इसका एक ही काम था अवतार सेठी का कि इस पैसे को BN संधू अब्दुल खान तक पहुंचाना। और वो ये भी बताता है कि इस टाइम ब्रिटेन के एम्बेसी के अंदर 6 पाकिस्तानी ऑफिसर ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां करना, और ये सबके सब एक डिप्लोमेट ID के अंदर आए हुए हैं। और ये भी बताता है कि हिंदुस्तान के अंदर उन 29 लोगों के नाम देता है जो आज भी आतंकवाद फैला रहे हैं। और अवतार सेठी भी क्या कर रहा था, संजीव जिंदल के लिए काम करना शुरू कर देता है और हर एक्टिविटीज पर नजर रखता है अब्दुल खान और BN संधू के, और जितने भी इसको सबूत मिलते हैं ये सारे के सारे क्या करता है, संजीव जिंदल तक पहुंचाता है। और संजीव जिंदल को एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है इसी अवतार सेठी के थ्रू कि हरबख्श जो 2 महीने पहले गायब हो चुका है, उस समय इस्लामाबाद में अपनी एक फैमिली के साथ रह रहा है। और तभी 2 दिन के बाद क्या करते हैं, संजीव जिंदल एक कोविड ऑपरेशन चलाते हैं पाकिस्तान की धरती में, जहां हरबख्श की गाड़ी एक नेशनल हाईवे पर एक ट्रक से टकराती है और हरबख्श की मौके में ही मौत हो जाती है। और यहाँ जितने भी सबूत जिंदल तक मिलते हैं वो काफी थे कि पाकिस्तान की धरती में क्या करना, BN संधू को एक्सपोज करना। और 1986 में राजीव गांधी क्या करते हैं, इन सारे सबूतों के आधार पर उस टाइम के ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थाटर को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन मार्गरेट थाकर क्या करती है, अपनी एजेंसी के साथ शेयर करती है, और यहीं पर पहली बार स्कॉटलैंड की पुलिस BN संधू को अरेस्ट करती है। लेकिन ब्रिटेन बोल देती है कि अब्दुल खान के खिलाफ ऐसे कोई पर्याप्त सबूत नहीं है जिससे उनके ऊपर एक्शन किया जा सके। फिर एक बारी कहीं ना कहीं ISI कहो या पाकिस्तान का दबाव कहो या MI6 के अंदर कुछ वो लोग जो ISI को सपोर्ट कर रहे थे या जो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान मूवमेंट बढ़े, वो अब्दुल खान को सपोर्ट करते हैं। तो अब्दुल खान अरेस्ट नहीं होता है। यहाँ से क्या होता है कि RNW को लगता है यार पूरे ऑपरेशन के बाद भी इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा है, और अब्दुल खान को भी लगता है कि यार ब्रिटेन की धरती में उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, और वो अपना खालिस्तान मूवमेंट धीरे धीरे चलाता रहता है। तभी मोहन नारायण, संजीव जिंदल, अनुज भारद्वाज एक जॉइंट मीटिंग करते हैं इंडिया के अंदर, और उसके कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, जहां अब्दुल खान की बच्ची पढ़ाई कर रही होती है, तो उसी स्कूल के अंदर अपने कुछ एक लोगों को प्लान किया जाता है, और वहां से पता चलता है कि धीरे धीरे बच्चे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं, मतलब फूड पॉइजन टाइप का। उसी में अब्दुल खान की भी बेटी होती है जो फूड पॉइजन से हल्की सी बीमार होती है। जब अब्दुल खान अपने बच्ची से बहुत प्यार करता है तो वो क्या करता है, 1987 के अंदर सीधे जैसी इन्फॉर्मेशन लगती है यार उसकी बच्ची बीमार है हॉस्पिटल में, वो सीधे क्या करता है, लाहौर आता है अपनी बच्ची से मिलने के लिए। और अपनी से बच्ची से मिलने के बाद जब वो घर की ओर जा रहा होता है तो पाकिस्तान के 2 रेंजर आके अब्दुल खान से बोलते हैं कि सर आपका नाम अब्दुल खान ही है। बोलता है हाँ सर। बोला सर भारत सरकार ने आपके अच्छे कामों के लिए भारत रत्न भेजा है, और तभी उसको शूट आउट करता है 7 गोलियों से, और ये दोनों को दोनों अननोन गनमैन गायब हो जाते हैं। तो यही RNW बोलती है कि दुनिया का कोई भी आदमी जिसने भारत सरकार के खिलाफ या भारत की जनता के खिलाफ या भारत के आवाम के खिलाफ गलत सोचा, गलत करने की कोशिश करी, वो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अपनी कुदरती मौत नहीं मरेगा। तो ऑपरेशन स्वदेश कहो या ऑपरेशन स्वकेश कहो, इस अब्दुल खान के मरने के साथ खत्म हो जाता है। और आज भी दुनिया को इन एजेंटों के बारे में नहीं पता कि कोड अनुज भारद्वाज कौन थे, कोड संजीव जिंदल कौन थे, कोड मोहन नारायण कौन थे, वो सोफिया कौन थी जो एक एसेट के तौर पर काम कर रही थी, वो हरप्रीत मान कौन था जिसके पास ना नौकरी थी ना कुछ, फिर भी उसने देश के लिए RNW का साथ दिया। और इस पूरे ऑपरेशन में वो सभी लोग जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, चाहे कोविड ऑपरेशन में हो, चाहे ग्राउंड के पीछे हो, चाहे पर्दे के पीछे हो, उन सभी लोगों को हमें हमेशा याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है।